उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज हम बैठे हैं वरिष्ठ भाजपा नेता मथुरादत्त जोशी जी के पास। और मथुरादत्त जोशी जी से चर्चा के दौरान राज्य से जुड़े हुए तमाम मुद्दे, परिसीमन हो, पलायन हो, विकास हो या अन्य मसले हैं, इन पे आज बातचीत करेंगे। धन्यवाद जोशी जी, स्वागत आपका है। और जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से उत्तराखंड में तमाम मुद्दे हैं और आपने जिस तरीके की बात की है, सवाल आपका जो आया है, निश्चित रूप से विषम भौगोलिक परिस्थितियां इस उत्तराखंड की हैं। हमारा जब राज्य बना था उस समय 1971 की जनगणना के आधार पर हमारा इस प्रदेश का परिसीमन हुआ था और 70 सीटों में परिसीमन हुआ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के समय में हमारे पास केवल 22 विधानसभा क्षेत्र हमारे पास आए थे। उनका कोशिश की गई थी कि एक विधानसभा क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्र में उसको बांटा जाए और इस हिसाब से परिसीमन किया चुनाव आयोग ने और उसका हमको फायदा भी मिला। पर्वतीय क्षेत्र में हमें विधानसभा क्षेत्र काफी मिले और फिर उसके बाद 2003 का नया परिसीमन आयोग बना। उस परिसीमन आयोग में हमें बड़ी दिक्कत आई और हमारे यहाँ की 6 सीटें घट गई पर्वतीय क्षेत्र की। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। पर्वतीय क्षेत्र में जिस तरीके से पलायन हो रहा है, सीटें घट रही हैं, उसका पर्वतीय क्षेत्र के विकास पे तो असर पड़ ही रहा है और वहां पर विकास की संभावनाओं पर बड़ा असर पड़ रहा है। और इसमें हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। इसमें हमें सबको सोचना पड़ेगा कि पर्वतीय क्षेत्र की सीटें कम न हो और वहां जनसंख्या का घनत्व तो कैसे बनेगा। और हमने एक नई बात की है कि इस समय जनसंख्या वर्ष भी चालू हो रहा है। वो 2025 में केंद्र सरकार ने कहा कि हम जनसंख्या कराएंगे। 2011 में जनगणना हुई। उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, वो किसी कारणवश नहीं हो पाई। तो सरकार कहती है कि हम जनगणना करेंगे। तो हमारा प्रयास है कि कम से कम लोग जाएं, अपने गांव में अपनी जनगणना कराएं और जो लोग हमारे प्रवासी लोग बाहर रह रहे हैं वो कम से कम एक कोशिश ये करें कि मेरी गणना मेरे गांव, अपने गांव में जाएं, अपनी गणना वहां पर कराएं, ताकि हम पलायन के दंश का भी मुकाबला कर सकें और विकास की संभावनाएं भी बनी रहें। क्योंकि केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो जनसंख्या आधारित हैं और उस हिसाब से फंडिंग भी होती है केंद्र से। तो उस हिसाब से हमारा कहना ही है कि कम से कम केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रांतीय नेतृत्व हो, मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में वार्ता की जाएगी। कम से कम हम लोगों का सबका मानना यह है कि पहाड़ में जाकर अगर आप जनगणना कराएंगे, अपने परिवार रजिस्टर में अपना नाम लिखाएंगे, जनगणना वहां कराएंगे, तो निश्चित रूप से उसका बड़ा फायदा हमको आने वाले भविष्य में मिलेगा। और जहां तक सवाल परिसीमन आयोग का है, परिसीमन आयोग अगर गठित होता है, आज ही मैं एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि पार्लियामेंट में अरुण जेटली और एरन नायडू का इंटरव्यू, उनका जो भाषण पार्लियामेंट में दिया है, वो उसको मैं देख रहा था। 2003 का जब हमारा परिसीमन आयोग बना था तो उस समय जो चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में, वहां पर भी ये बात कि कहीं पर सरकार को थोड़ा लचीलापन दिखाना पड़ेगा और हमारे यहाँ भौगोलिक आधार पर अगर विधानसभाओं का परिसीमन होगा तो उसका हमको फायदा मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्र की सीटें भी बचेंगी, पर्वतीय क्षेत्र में विकास भी होगा और छोटी इकाइयां होंगी तो उससे निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि को भी फायदा होगा। आज बहुत सी विधानसभाएं बहुत बड़ी बड़ी विधानसभाएं बड़ी हैं और लेकिन आप दो मानक भी आप अपना सकते हैं। अगर हमारे यहाँ भौगोलिक आधार पर हम परिसीमन कर दे, नॉर्थ ईस्ट में आपने किया है, जम्मू कश्मीर में आपने किया है, संविधान भी ये कहता है कि भौगोलिक आधार पर आप विषम भौगोलिक परिसीमन देके परिसीमन कर सकते हैं। तो उन सब मुद्दों पर अगर इस हिसाब से परिसीमन होगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड को फायदा होगा। जोशी जी, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कालांतर से चला आ रहा है, पलायन। तो पलायन, सरकार ने एक पलायन आयोग भी बना और तरह तरह की एक्सरसाइज भी हुई। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उत्तराखंड का पलायन रुक सकता है? पलायन से निपटने के लिए हमको कई चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो जैसा मैंने कहा कि हमको पर्वतीय क्षेत्र में हमको विषम भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर
योजनाएं बनानी पड़ेंगी। दूसरी चीज हमें यह है कि पर्वतीय कृषि को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। वहां पर हमको तमाम तरीके के लोगों को प्रोत्साहन भी देने पड़ेंगे। हालांकि सरकार ने वाइब्रेंट गांव के नाम से, वाइब्रेंट विलेज के नाम से योजनाएं चलाई हैं, जो सीमांत के गांव हैं उन गांवों को बसाने की बात की। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी मुखवा भी आए थे, आपने देखा होगा, उत्तरकाशी आए थे। उन्होंने तमाम चीजें हमारे इस प्रदेश के विकास के लिए की, पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन को आगे बढ़ाने की बात की, शीतकालीन पर्यटन को आगे बढ़ाने की बात की, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में हमारा अच्छा पर्यटन शीतकाल में हो सकता है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा रहता है, यहाँ धूप रहती है और वातावरण भी अच्छा रहता है। हिमाच्छादित क्षेत्र है, स्नोफॉल भी देखने के लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ अगर हम पर्यटन की दिशा में काम करें, स्वरोजगार की दिशा में हम लोग काम करें, छोटे छोटे सरकार के बहुत अच्छे प्रयास हैं, होम स्टे चल रहे हैं गांव घरों में। अपने मकान को अगर आप सुधारते हैं तो उसमें सरकार सब्सिडी दे रही है। धामी जी की सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो नौजवान हैं, जो उसी पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ उनका मूल जनपद रहा है, वो भी एक बिल्कुल नेपाल से लगे, सामने नेपाल, उनके गांव के सामने नेपाल लगता है, सीमांत क्षेत्र है, उस गांव में उनका जन्म हुआ है। तो पर्वतीय पीड़ा को समझ रहे हैं, उस क्षेत्र में वो लोग काम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम योजनाएं घोषित की हैं। उन योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है और हमको निश्चित रूप से इसमें जन सहभागिता बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को आगे आना पड़ेगा। मात्र सरकार के करने से ही नहीं होता है, हमको भी उसमें अपनी सहभागिता दिखानी पड़ेगी। स्वरोजगार के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, पर्यटन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जल विद्युत परियोजनाओं को हमको, जो हमारे आप गंगा में हमें जल विद्युत परियोजनाएं नहीं बनाने देते हैं, लेकिन जो गंगा की हमारी सहायक नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, उसमें हम हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। उससे हमको रोजगार भी मिलेगा, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ITI के लोग हैं, जेई जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा है, जो इंजीनियरिंग करके लोग बैठे हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। स्थानीय स्तर पर कुशल और अकुशल मजदूरी भी लोगों को मिलेगी। जो हमारे कुशल मजदूर हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। बहुत सी चीजें हैं पर्वतीय क्षेत्र में। अगर हम बागवानी को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें हमको फायदा मिल सकता है, जिस तरह के हिमाचल ने बागवानी का काम किया। अतीत में उत्तराखंड में भी बागवानी का अच्छा काम चलता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें गिरावट आई है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार ने कुछ जगहों पर जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको खरीदारी करने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज की स्थापना की है। तो वहां पर हम अपने स्थानीय उत्पाद लाएंगे तो उससे निश्चित रूप से स्वरोजगार की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, तो पलायन हमारा निश्चित रूप से रुकेगा। क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से, पर्वतीय क्षेत्रों के और मैदानी क्षेत्रों के विकास के हिसाब से आप मौजूदा सरकार के कार्यकाल को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छे कार्यक्रम चलाए हैं, चाहे पर्वतीय क्षेत्र के लिए हो चाहे मैदानी क्षेत्र के लिए हो। पर्वतीय क्षेत्रों में सरकार ने देखो बागवानी को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए हैं और लखपति दीदी बनाने का काम सरकार ने किया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का काम सरकार ने किया है, उनको फंडिंग करने का काम सरकार ने किया है। स्थानीय उत्पाद जितने भी हमारे छोटे स्थानीय फलोद्यान है या सब्जियों का काम है या हमारे आपके तिलहन और दलहनी फसलों का उत्पादन का मामला है, मड़वे का उत्पादन का मामला है, झिंगोरे का उत्पादन का मामला, जो हमारे स्थानीय उत्पाद है उनको खरीदने के लिए सरकार ने हाउस ऑफ हिमालयाज की भी स्थापना की। तो अच्छे कार्यक्रम सरकार ने किए हैं जिसका लाभ मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, विशेषकर महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, लखपति दीदी बनाने का काम किया है, वो सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम चलाए हैं, जिससे महिलाओं की भी महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है और महिलाओं को रोजगार, बहनों को हमारी रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। स्थानीय उत्पादों का भी हमारे यहाँ अच्छा काम चल रहा है। ये अच्छा काम है, सरकार ने बड़े अच्छे कार्यक्रम चलाए, उसका फायदा स्थानीय जनता को मिल रहा है। जोशी जी, आजकल चर्चा है कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने को जा रहा है, इस बारे में आप क्या क्या कहें?
देखिए, निश्चित रूप से सरकार में कुछ पद खाली पड़े हुए हैं, मंत्रिमंडल के पद खाली हैं, लंबे समय से खाली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास भी है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। कल माननीय अध्यक्ष जी का भी एक बयान में देख रहा था, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का, उन्होंने भी कहा है कि हम मंत्रिमंडल का शीघ्र ही विस्तार करेंगे। शायद केंद्रीय स्तर पर नेताओं से बातचीत चल रही है, हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नए मंत्री मिलेंगे और उससे प्रदेश में विकास के नए आयाम भी जुड़ेंगे, विकास को गति भी मिलेगी। मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे तो मंत्रिमंडल के जो विभागों का बंटवारा भी संतुलित आधार पर होगा और ज्यादा मंत्री होंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। जोशी जी, उत्तराखंड राज्य बने 25 साल की अवधि पूरी हो चुकी है, तो इस बीच में कई मुख्यमंत्री आए, तो आप अपने विकास के लिहाज से और पब्लिक रिस्पांस के लिहाज से, राजनीतिक समीकरण संतुलन के आधार में किस मुख्यमंत्री को 100 में से 100 नंबर देते? देखिए, ये तो कहना बड़ा कठिन है, लेकिन निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी का कार्यकाल है, वो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। उसमें प्रदेश की बुनियाद रखने का काम भी हुआ है, प्रदेश में नई नई योजनाएं स्थापित करने का काम हुआ है, नए नए इंस्टीट्यूशन स्थापित करने का काम हुआ है और रोजगार के संसाधनों को बढ़ाने के लिए सिटकुल जैसे बड़े बड़े संस्थान स्थापित हुए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। 70% रोजगार देने की बात तिवारी जी के कार्यकाल में हुई है। हर मुख्यमंत्री ने काम किया है। देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी हो, वो उत्तराखंड का ही तो है, उनका प्रयास रहता है, लेकिन तिवारी जी के कार्यकाल को हम सब लोग याद करते हैं क्योंकि नई सरकार आई, नई बुनियाद की, और तिवारी जी का अपना भी एक विशालतम व्यक्तित्व था, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। अभी माननीय धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी स्थानीय उत्पादों को हमारा बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी 3-4 बार यहाँ पर आकर उत्तराखंड के लिए तमाम मामलों में ब्रांडिंग करके गए, जैसे शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करने की बात है, स्थानीय उत्पादों को खरीदने की बात है। तो इस दिशा में वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम आएंगे। खंडूरी जी का कार्यकाल भी बढ़िया कार्यकाल रहा है। बहुगुणा जी ने बहुत अच्छे आप गैरसैंण में विधान भवन का शिलान्यास करने का काम बहुगुणा जी ने किया। हरीश रावत जी ने अपना अलग तरीके से काम किया। तो सर, हर मुख्यमंत्री का यहाँ योगदान रहा है और हर व्यक्ति चाहता है कि क्योंकि कुछ न कुछ अच्छा काम करके जाऊं ताकि आने वाले समय में उसका भी नाम रहे। तो हर मुख्यमंत्री का अच्छा योगदान यहाँ पर है, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी, निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार देने की बात है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात है, उनको रोजगार देने की बात है, उत्तराखंडियत को जिंदा रखने की बात है, उसको जगाने की बात है, उत्तराखंड में रोजगार के नए से नए संसाधन स्थापित करने की बात है, उत्तराखंड में नई आर्थिक क्रांति लाने की बात है। माननीय धामी जी बहुत इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसका आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य को बड़ा फायदा मिलेगा। आप कांग्रेस के अनुभवी पुराने और वरिष्ठतम नेता रहे हैं, और कांग्रेस छोड़ने के पीछे क्या विचारधारा परिवर्तन है या कोई और कारण है? देखिए, विचारधारा परिवर्तन या कोई कारण अब क्या कह सकते हैं उसमें। देखिए, मेरे जैसे व्यक्ति को 48 साल अनवरत सेवा करने के बाद इस उम्र में पार्टी छोड़नी पड़ी, तो आप समझ सकते हैं कि उसके कुछ न कुछ राजनीतिक कारण तो होंगे। जो वर्तमान कांग्रेस का नेतृत्व है, जिस तरीके की यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हरीश रावत जी से लेकर करण मेहरा जी तक, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, चाहे यशपाल आर्या हो, चाहे करण मेहरा जी हो, चाहे गणेश गोदियाल जी हो, वो प्रदेश को नेतृत्व देने में सक्षम नहीं रहे, वो कार्यकर्ताओं का सम्मान करने में सक्षम नहीं रहे, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में विफल रहे। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि देखिए, 2014 में हरीश रावत जी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाकर भेजा था कांग्रेस हाईकमान ने, तो जब 2017-16 की टूट हुई, बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए, 17 में पार्टी हार गई, उसके बाद भी किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किए। न केंद्रीय नेतृत्व इंटरेस्ट लेता है, न यहाँ के नेताओं ने सोचा। 2019 देख लो, 2022 में क्या स्थिति रही, किस तरीके से लड़े। जो कांग्रेस अब समाप्ति के कगार पर है। जो कांग्रेस का अंदरूनी सिर फुटबल है, उससे मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को बड़ी चोट पहुंची है। ये टिकट तो बात की बातें होती है। मैं तो पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर था और काम कर रहा था, बिना
तनख्वाह के काम कर रहे थे, हम तो 24-24 घंटे इनके लिए काम किया, 18-18 घंटे इनके लिए काम किया, क्या नहीं किया। लेकिन आज जो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस निश्चित रूप से अपने अंदरूनी कलह है उसकी शिकार है, और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सक्षम नेतृत्व देने में बिल्कुल विफल रहे हैं। इन्होंने ये आपसी झगड़े का कारण है कि आज कांग्रेस की ये स्थिति है। अब भविष्य में भी आप देखें, नगर निकाय में एक सीट नहीं जीत पाए। बड़े बड़े दिग्गज जो अपने को बहुत बड़ा नेता यहाँ पर कह रहे हैं, वो अपनी अपनी नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में क्या स्थिति उनके क्षेत्रों में रही है, ये आपके सामने है। आप कांग्रेस का भविष्य इस प्रदेश में बिल्कुल समाप्त हो गया है, और कांग्रेस के नेताओं को इसकी चिंता भी नहीं है। इसलिए हम जैसे लोगों को इस मजबूरी के साथ कांग्रेस छोड़नी पड़ी। अब जहां भी है उस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अब ज्यादा अतीत की पार्टी के बारे में क्या कहें, जो जैसा है उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। मैंने तो एक दिन पहले भी कहा, जितने भी बड़े हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं, जो हमसे उम्र में छोटे हैं उनको हमारा आशीर्वाद है, वो फले फूले। लेकिन कांग्रेस में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भविष्य में कांग्रेस की कोई संभावनाएं नहीं है। ये अगर इसी तरीके से लड़ते रहे और पार्टी को 5-6 नेताओं ने पार्टी को रसातल में ले जाने का काम किया, और हम जैसे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके निश्चित रूप से इन्होंने संगठन को कमजोर करने का काम किया। अभी 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की उत्तरकाशी की यात्रा को आप किस रूप में देखते? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब जब उत्तराखंड आए हैं, उनके आने से निश्चित रूप से उत्तराखंड को बड़ा फायदा मिला है। केदारनाथ से उनका अपना लगाव रहा है, चारों धामों की उन्होंने यात्रा की है। आज हमारी जो शीतकालीन यात्रा चल रही है उसकी ब्रांडिंग करने के लिए प्रधानमंत्री आए थे, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, तो उसका हमको बड़ा फायदा हमको मिलेगा। देखिए, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में पहली बार आजादी के बाद रेल कनेक्टिविटी मिली है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की 126 किलोमीटर लगभग रेल लाइन बन रही है। आप देखिए, 2 बड़े रोपवे हमको दिए हैं कि लगभग 7,000 करोड़ का निवेश उसमें होना है। केदारनाथ का रोपवे की परियोजना है, और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे की परियोजना उन्होंने दी है। पर्यटन को बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैदानी क्षेत्र में कोहरा रहता है और जाड़ों में यहाँ पर धूप रहती है, तो उन्होंने तो कहा कि हम तापो पर्यटन योजना के अंतर्गत भी आप यहाँ पर लोगों को ला सकते हैं। और अभी टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की बात है, उसमें प्रधानमंत्री जी का इंटरेस्ट है। तमाम चीजें हमको यहाँ पर मिली, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे तीर्थाटन के क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक तीर्थाटन की हम बात करें। प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश और ओम पर्वत गए थे। आज देखिए, पिथौरागढ़ के पर्यटन को 4 चांद लग गए हैं। वहाँ सीजन में बिल्कुल होटल खाली नहीं रहते हैं, और जाड़ों में भी वहाँ पर शीतकालीन पर्यटन भी वहाँ पर चल रहा है। आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने वाले लोग, देश विदेश से पर्यटक वहाँ पर आ रहा है, उसका फायदा मिल रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। उनके प्रयासों से प्रधानमंत्री जी बार बार यहाँ आ रहे हैं, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, आप मुखवा में आए हैं, चाहे आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने की बात हो, तो उसका फायदा हमको मिला है। प्रधानमंत्री यहाँ निश्चित रूप से हमको उसका फायदा मिलेगा, और शीतकालीन पर्यटन को एक नए जो धार्मिक पर्यटन और हमारा पर्यटक आने की बात है, तो डोमेस्टिक पर्यटक भी यहाँ पर आएगा, उसका फायदा पूरे उत्तराखंड को मिलेगा। और शीतकाल में भी यहाँ पर पर्यटक व्यवसाय को 4 चांद लगाने का काम प्रधानमंत्री की यात्रा से यहाँ पर होगा। धन्यवाद जोशी जी, आपने विभिन्न मुद्दों पे उत्तराखंड लाइव को समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।